बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है और हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को एम्पिरिकल फार्मूला की मदद से कैसे मालूम कर सकते हैं। तो चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। मॉलिक्यूलर फार्मूला, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला की तारीफ़ लिखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड का ऐसा फार्मूला है जो उस कंपाउंड में पाए जाने वाले मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स की हकीकी अददी निस्बत को ज़ाहिर करता है। आखिरी लेक्चर में हमने एम्पिरिकल फार्मूला के हवाले से पढ़ा था कि ऐसा फार्मूला जो किसी कंपाउंड के अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान सबसे सादा अददी निस्बत को ज़ाहिर करे, वो एम्पिरिकल फार्मूला है। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम किसी भी कंपाउंड में पाए जाने वाले मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम के दरमियान जो हकीकी अददी निस्बत होगी उसको ज़ाहिर करते हैं, जिससे हमें यह भी पता चलता है कि असल में उस कंपाउंड के अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम्स की क्या मिकदार मौजूद है। तो इसकी तारीफ लिखते हैं। किसी कंपाउंड का वो फार्मूला जो उस कंपाउंड में पाए जाने वाले मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान हकीकी अददी निस्बत को ज़ाहिर करे, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। किसी कंपाउंड का वो फार्मूला जो उस कंपाउंड में पाए जाने वाले मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स के हकीकी अददी निस्बत को ज़ाहिर करे, एटम्स के दरमियान हकीकी अददी निस्बत को ज़ाहिर करे। असल नंबर हमें बताए कि एक एलिमेंट के एटम्स के दरमियान क्या कंसंट्रेशन या क्या मिकदार पाई जाती है। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे लिखें ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसको हम कैसे लिखेंगे? C6H12O6। अगर हम यहाँ पे देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों एलिमेंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अगर हम कार्बन के एटम्स की तादाद देखें तो 6, हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद देखें 12, ऑक्सीजन के एटम्स की तादाद देखें तो 6। तो ये फार्मूला ग्लूकोज का ऐसा फार्मूला है जो हमें बता रहा है कि ग्लूकोज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनके एटम्स के दरमियान क्या निस्बत मौजूद है, और ये निस्बत इन एटम्स की हकीकी निस्बत है। इसी तरह से अगर मैं एक और मिसाल लूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेंजीन। अगर हम बेंजीन का फार्मूला देखें तो C6H6। यहाँ पे अगर हम एटम्स के दरमियान निस्बत देखें तो 6:6। तो ये बेंजीन का एक ऐसा फार्मूला है जो हमें बता रहा है कि हकीकी तौर पर कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स के दरमियान क्या निस्बत पाई जाती है। इसके बरक्स जब हमने इसका एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ा था तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि एटम्स के दरमियान हकीकी निस्बत नहीं होती, एटम्स के दरमियान जो सबसे सादा तरीन निस्बत है वो पाई जाती है। अगर मैं इसी को किसी एक नंबर के ऊपर तकसीम करके सबसे सादा निस्बत हासिल कर लूँ तो फिर मेरे पास यही मॉलिक्यूलर फार्मूला इन कंपाउंड्स के लिए किस में तब्दील हो जाएगा? इनके एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर तब्दील हो जाएगा। एक और मिसाल देखते हैं। यहाँ पे मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की।
हाइड्रोजन परऑक्साइड। जब मैं हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला देखता हूं तो वो है H2O2। अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों के दरमियान एटमी निस्बत का मुवाजना करूं तो मैं क्या लिखूंगा, 2:2। तो ये निस्बत हमें बताती है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने के लिए हकीकी तौर पर कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन के एटम्स आपस में मिलाप करेंगे कीमियाई तौर पर। तो ये जितने भी फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड का, बेंजीन का, ग्लूकोज का, ये तीनों चूँकि एलिमेंट के एटम्स के दरमियान हकीकी निस्बत को जाहिर करते हैं, लिहाजा ये तीनों फार्मूले इन मुतलका कंपाउंड्स के क्या कहलाएंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूले कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूले को कैसे मालूम किया जा सकता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने का क्या तरीका है। तो ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने का एक तरीका है, इसको हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूले का एम्पिरिकल फार्मूले के साथ क्या ताल्लुक है। मसलन मैं दो तरह से लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला को मालूम करने का फार्मूला क्या निस्बत है जिसकी मदद से, या क्या ऐसा रिलेशन है, क्या ताल्लुक है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को मालूम कर सकते हैं। या मैं फार्मूला की जगह ये भी लिख सकता हूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूले का एम्पिरिकल फार्मूले से ताल्लुक, क्या ताल्लुक है। तो दोनों तरह से लिखा जा सकता है, चाहे आप लिख लें फार्मूला, कौन सा फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला को मालूम करने के लिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, ये उस फार्मूले को जाहिर कर रहा है, ये फार्मूला लफ्ज़ लिखा हुआ। या हम लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूले और एम्पिरिकल फार्मूले, मॉलिक्यूलर फार्मूले का एम्पिरिकल फार्मूले से क्या ताल्लुक है। तो देखते हैं क्या ताल्लुक है। ज़रा इन मिसालों को ज़रा गौर से देखें। तो अगर हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। अगर मैं ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला लिखता हूं, जो आखिरी लेक्चर में हम बड़ा तफसीली समझ के आए कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, ग्लूकोज का CH2O, ये एम्पिरिकल फार्मूला है। और ये कैसे आता था, जब मैं इसके इस हकीकी अददी निस्बत को एक ही नंबर पर तकसीम करके सबसे सादा अददी निस्बत निकाल लेता था, और ये सबसे सादा अददी निस्बत आती थी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान। और ये कितनी बनती थी, ये बनती थी 1:2:1। ये था ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला। मैं इधर ऊपर लिख रहा हूँ एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला समझने के लिए मैंने दो अल्फाज लिखे, एम्पिरिकल फार्मूला। इधर ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको समझने के लिए मैं इधर लिख लेता हूँ MF, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, इस बात को समझने के लिए। तो अगर आप गौर से ज़रा देखें, अगर मैं इस एम्पिरिकल फार्मूले को ज़रब दे दूं किसके साथ, 6 के साथ, अगर मैं इस फार्मूले को ज़रब दे रहा हूं किसके साथ, 6 के साथ, तो 6 के साथ ज़रब देने पर ये मेरे पास क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अगर मैं कार्बन की निस्बत देख रहा हूँ 1 है, तो जब मैं 6 से ज़रब दूंगा तो ये 6 बन जाएगी। हाइड्रोजन इसकी तादाद 2 है, मैं 6 से ज़रब दूंगा तो ये 12 बन जाएगी। ऑक्सीजन इसकी तादाद 1 है, मैं 6 से ज़रब दूंगा ये भी 6 बन जाएगी। इसका मतलब कि मैंने एम्पिरिकल फार्मूला को एक नंबर से, एक अदद से क्या किया, ज़रब किया, और ज़रब करने पर मेरे पास वही एम्पिरिकल फार्मूला किस में तब्दील हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर तब्दील हो गया। इसी तरह से अगर मैं बेंजीन की बात करता हूं तो बेंजीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो हमने आखिरी लेक्चर में समझा था कि CH, और इसमें एलिमेंट के एटम्स के दरमियान निस्बत क्या है, 1:1। अगर मैं इस एम्पिरिकल फार्मूले को 6 से ज़रब दूं, मतलब एक अदद है, एक नंबर है जिससे मैं ज़रब दे रहा हूं, तो क्या ये ज़रब देने पर मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अगर मैं 6 को 1 से ज़रब दूंगा तो 6 बन गया, इस 6 को फिर हाइड्रोजन वाले 1 से ज़रब दूंगा तो ये भी 6 बन गया। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एम्पिरिकल फार्मूला को एक ख़ास अदद से ज़रब दिया,
ये ग्लूकोज के मामले में भी, बेंजीन के मामले में भी, और मेरे पास क्या बन गए, इन्हीं कंपाउंड्स के एम्पिरिकल फार्मूला किस में तब्दील हो गए, मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए देख लें, इसका एम्पिरिकल फार्मूला है HO। अगर मैं इसकी निस्बत देखूं, सादा निस्बत 1:1, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला सादा निस्बत को ही बयान करता है। अगर मैं इसको ज़रब दे दूं 2 के साथ, तो क्या ये 2 1 से ज़रब खाएगा और 2 में चला जाएगा। इसी तरह से इस 2 को 1 से ज़रब दूंगा तो ये भी 2 में तब्दील हो जाएगा। तो क्या 1:1 से 2:2 बन गई। इसका मतलब कि ये जो एम्पिरिकल फार्मूला था ये किस में तब्दील हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर तब्दील हो गया। तो आपने इन तीनों मिसालों के अंदर बड़ी तफसील के साथ इस बात को समझा कि जब मैं एम्पिरिकल फार्मूला को एक ख़ास नंबर से ज़रब दे रहा हूँ, तो एक ख़ास नंबर से ज़रब देने पर वो एम्पिरिकल फार्मूला किस में तब्दील हो रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर तब्दील हो रहा है। यही इसी बात को हमने यहाँ पर इस ताल्लुक़ की शक्ल में लिखना है कि मैंने कहा कि जब मैं एम्पिरिकल फार्मूला को ज़रब देता हूँ किसी नंबर के साथ, मैंने उस नंबर को n से ज़ाहिर कर दिया है। तो जब मैं एम्पिरिकल फार्मूले को किसी नंबर n के साथ ज़रब दूंगा तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यही हमने यहाँ पे भी बात सीखी है, समझी है, इसी का हमने एक ताल्लुक़ भी आपके सामने पेश कर दिया है। और ये क्या है कि जब भी एम्पिरिकल फार्मूले को किसी एक ख़ास नंबर के साथ ज़रब दिया जाएगा तो वो एम्पिरिकल फार्मूला किस में तब्दील हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर तब्दील हो जाएगा। अब बात यहाँ पे समझने वाली ये है, सोचने वाली ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी कंपाउंड के लिए इस n की, इस अदद की, इस नंबर की वैल्यू क्या होगी। मैं मिसाल के तौर पर हमें कैसे पता चला कि ग्लूकोज के लिए वो नंबर 6 था, या बेंजीन के लिए वो नंबर 6 था, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए वो नंबर 2 था, हमें कैसे पता चला। तो इसको मालूम करने का भी, इस नंबर को पता चलाने का भी एक तरीका होता है। पहले तो मैं आपके सामने ये लिखता चलूँ कि n किसको जाहिर कर रहा है, यहाँ पे n जाहिर कर रहा है अदद को, और ये 1 2 3 या इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी ये एक सादा सा अदद हो सकता है जिसको ये n यहाँ पे जाहिर कर रहा है। तो मसला यहाँ पे ये है कि कैसे जाना जाए कि ग्लूकोज के लिए ये अदद 6 है, बेंजीन के लिए ये अदद 6 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए ये अदद 2 है, हमें कैसे पता चलेगा। तो ये एक मैं आपको एक अजाफी बात बता रहा हूँ यहाँ पे, इसको याद रखिएगा, सिर्फ इसको बुनियादी तौर पे समझने के लिए सारे मसले को, कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस कंपाउंड के लिए इस n की वैल्यू क्या होगी। तो n की वैल्यू को भी मालूम करने का एक तरीका है, एक फार्मूला है, और वो फार्मूला क्या है, n बराबर है किसके, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास तकसीम एम्पिरिकल फार्मूला मास। ये n की वैल्यू जानने का एक तरीका है। तो इस ताल्लुक़ को हम इस्तेमाल करते हैं n की वैल्यू मालूम करने के लिए। मेरे पास कोई भी कंपाउंड है, मैं उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास लिखूंगा और उसको उसी कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला मास के ऊपर तकसीम कर दूंगा, तो मेरे पास एक सादा सा अदद आ जाएगा। वो अदद किसको जाहिर करेगा, n को। अब जो भी अदद आएगा उस अदद को मैं क्या करूँगा, इस ताल्लुक़ को इस्तेमाल करते हुए लिखूँगा, उसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला लिखूँगा, जैसे ये लिखा हुआ है, दोनों को आपस में मैं ज़रब दूंगा और मेरे पास उस कंपाउंड का क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। ये ताल्लुक़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पर इस बात को समझने की ज़रूरत है। तो अगर ये याद रख लिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है, इससे पूरा टॉपिक को समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। आगे चलते हैं, कुछ वजाहत देखते हैं जी मॉलिक्यूलर फार्मूले की, मतलब कुछ तफसीलन इसको बयान करने की कोशिश करते हैं इस मॉलिक्यूलर फार्मूले को। आपने समझा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते किसे हैं,
आपने मिसालों की मदद से इस बात को समझने की कोशिश की, फिर आपने एक ताल्लुक पढ़ा जिस ताल्लुक की मदद से आप किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला आसानी से मालूम कर सकते हैं। उस ताल्लुक को समझने के लिए आपने देखा कि n किसे कहते हैं और हम n कैसे मालूम कर सकते हैं। किसी भी कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा होता है। मतलब कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला वो दोनों ही एक जैसे होते हैं। ज़्यादातर ये कंपाउंड कौन से होते हैं? आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड चूँकि मॉलिक्यूलर हालत में नहीं पाए जाते, हमने ये बड़ी तफसील के साथ पीछे समझा है कि आयोनिक कंपाउंड जो हैं वो सहतरफी क्रिस्टल लेटस बनाते हैं, लिहाजा ये मॉलिक्यूलर हालत के अंदर नहीं पाए जाते, ये फार्मूला यूनिट्स की शक्ल में पाए जाते हैं। और जो फार्मूला यूनिट है वो सबसे सादा तरीन हिस्सा है, सादा तरीन जुज़ है अपने पूरे आयनिक कंपाउंड का। तो लिहाजा जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके फार्मूले को हम एम्पिरिकल फार्मूला ही कहते हैं। मसलन उनके फार्मूले को मॉलिक्यूलर फार्मूले का नाम ही नहीं देते, उनका फार्मूला कहलाता ही एम्पिरिकल फार्मूला है। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड है, तो यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। ठीक है, इसका कोई ख़ास मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता ही नहीं है। मैंने कहा कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा ही होता है। मैं इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं कहूँगा क्योंकि इस कंपाउंड की जो खासियत है वो ये है कि ये फार्मूला यूनिट्स के मिलने से बना हुआ है और NaCl एक फार्मूला यूनिट है, लिहाजा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं, यही इसका क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला, जो सादा तरीन बात हम कर रहे हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड जैसे मैं बात करता हूँ, ये तो मैंने आयनिक कंपाउंड के हवाले से बात कर दी ना कि आयनिक कंपाउंड के जो फार्मूला होते हैं उनको हम मॉलिक्यूलर कहते ही नहीं हैं, तो ये बात तो यहाँ से हमें वैसे ही वाज़ेह हो रही है कि मज़ीद आयनिक कंपाउंड की बात करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इनके फार्मूले को हम मॉलिक्यूलर कह ही नहीं रहे। इनका फार्मूला क्या होगा? एम्पिरिकल ही होगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर हालत में पाए ही नहीं जाते। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं पानी, H2O। अगर आप देखें तो यहाँ पर दो एटम्स के दरमियान जो निस्बत आपको देखने को मिलेगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, वो क्या है? 2:1। अब ये हकीकी निस्बत भी है और यही सबसे सादा अददी निस्बत भी है, इसको मैं मज़ीद सादा निस्बत के अंदर तब्दील नहीं कर सकता। तो इसका मतलब फिर ये फार्मूला, ये पानी का एक ऐसा फार्मूला है जो एटम्स के दरमियान हकीकी निस्बत को तो जाहिर कर रहा है, साथ साथ वही हकीकी निस्बत इसकी सबसे सादा अददी निस्बत भी है। इसका मतलब इस कंपाउंड का यही मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यही इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला है। इसी तरह से आप बात कर लें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, HCl। तो अगर मैं HCl यहाँ पे लिखता हूँ तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि दोनों के दरमियान में जो निस्बत है वो निस्बत क्या है? 1:1। मसलन कि यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन और क्लोराइड के दरमियान सबसे सादा निस्बत भी है और यही इनकी हकीकी निस्बत भी है। तो HCl का यही फार्मूला कौन सा होगा? यही फार्मूला मॉलिक्यूलर भी होगा, यही फार्मूला एम्पिरिकल भी होगा। मतलब कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों एक जैसे होते हैं, जबकि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। कुछ कंपाउंड ऐसे जिनका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों एक जैसे,
जबकि कुछ कंपाउंड ऐसे जिनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ, दोनों तरह के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने पीछे ये एग्जांपल्स पढ़ी हैं अभी कि अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो है CH2O, जबकि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H12O6, दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अगर मैं बात करूं बेंजीन की, तो बेंजीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो CH, जबकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन परऑक्साइड की, हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला HO, जबकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2। तो आप देख सकते हैं कि कुछ कंपाउंड ऐसे जिनमें दोनों फार्मूले एक दूसरे से मुख्तलिफ और कुछ कंपाउंड ऐसे जिनके दोनों फार्मूले बिल्कुल एक जैसे, जैसे हमने पानी की मिसाल पढ़ी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मिसाल पढ़ी है। इसी तरह से हमने एक ये भी नुक्ता यहाँ पे समझा है कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके एम्पिरिकल फार्मूला को जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला को मालूम करने के लिए हमें एम्पिरिकल फार्मूला को एक ख़ास नंबर से ज़रब देनी पड़ती है। जैसे आपने यहाँ पे देखा ये फार्मूला भी है इसको मालूम करने के लिए कि ये कुछ ऐसे कंपाउंड थे, यहाँ भी मैंने लिखे हैं ग्लूकोज, बेंजीन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये कुछ ऐसे कंपाउंड थे जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला को मालूम करने के लिए मैंने इनके एम्पिरिकल फार्मूला को एक ख़ास अदद के साथ क्या किया है, ज़रब दिया है। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिनके एम्पिरिकल फार्मूला की मदद से मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए किसी भी अदद के साथ ज़रब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ HCl की, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ पानी की, H2O की। इन दोनों कंपाउंड्स के लिए इनके एम्पिरिकल फार्मूला को मुझे किसी नंबर के साथ ज़रब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही इनका एम्पिरिकल फार्मूला है, यही इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जबकि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला को मालूम करने के लिए हमें इनके एम्पिरिकल फार्मूला को ज़रब देनी पड़ेगी, किसके साथ, एक ख़ास अदद के साथ, एक ख़ास नंबर के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको मुकम्मल तौर पर समझ आया होगा। अज़ीज़ तलबा तालबात, आज के लेक्चर में आपने समझा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इसको एम्पिरिकल फार्मूला की मदद से कैसे मालूम किया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से याद करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।